हम एक टेबल बनाएंगे जल्दी जल्दी चलना पेन। इसमें बेसोफिल होगा 0.5 से हट 1%, और हमारा उसके बाद होगा एजिनोफाइल 2 से 3%। उसके बाद हमारा होगा एजिनोफाइल के बाद मोनोसाइट होगा हमारा 6 से 8%। उसके बाद होगा बोन मैरो से जुड़ा हुआ लिम्फोसाइट, वो होगा 20 से 25%। ये टेबल से याद होना चाहिए। और लिम्फोसाइट, और उसके बाद होगा हमारा न्यूट्रोफिल होगा हमारे अंदर 60 से 65%, 60 से 65। तो ये हो गया 0.5 बेसिनोफिल, इजिनोफिल 2 से 3, मोनोसाइट 6 से 8, लिम्फोसाइट 20 से 25 और न्यूट्रोफिल 60 से 65 हो गया कंप्लीट। चलते हैं आगे, इतना आगे नहीं जाना भाई। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अ यूनिक वस्कुलर कनेक्टिव बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर इज कॉल्ड, एक सेकेंड, हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम क्या बता रहा है? अ यूनिक वस्कुलर कनेक्टिव बिटवीन, यानी जो यूनिक वस्कुलर कनेक्टिव बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड लिवर और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, यानी लिवर है हमारा, लिवर से बाइल जूस निकल रहा है, खाना वो जो वेस्ट फीकल मैटर है वो निकल रहा है डाइजेस्ट होके, तो लिवर है। और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, इन दोनों के बीच में यूनिक वस्कुलर कनेक्टिव कौन होगा, कनेक्ट कौन करेगा इन्हें? हेपेटोसिस्टिक नहीं, हेपेटोपेनक्रियाटिक नहीं, हेपेटिक पोर्टल ये सुना भी होगा। हेपेटिक पोर्टल किसे कनेक्ट करता है? हमारे लिवर को और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को। कौन कौन करता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और लिवर को? यानी एक साइड तो क्या रहेगा हमारा, एक साइड तो रहेगा, ये हटता क्यों नहीं है, एक साइड तो रहेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, जैसे कि हमने अभी बात करी, एक साइड तो रहेगा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, एक तरफ रहेगा लिवर, बीच में क्या होगा यहाँ हेपेटिक पोर्टल होगा। एक क्या होगा? पोर्टल निकलते हैं ना, आर पार निकलने के लिए पोर्टल यूज़ करते हैं, तो रीनल नहीं हेपेटिक पोर्टल होगा हेपेटिक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये नया चैप्टर इसलिए टाइम ले रहा है। अरे यार एक तो इससे और दुखी हूँ मैं यार। हेपेटिक पोर्टल हो गया। अगला पढ़ते हैं। अगला क्या है? अरेंज द फॉर्म एलिमेंट्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर अबंडेंस इन ब्लड। अच्छा होना ये याद कराया, अभी हमने याद किया था ये, तो हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लगाएंगे? प्लेटलेट तो हमें नहीं पता है, पर हम न्यूट्रोफिल, इरेथ्रोसाइट, और इरेथ्रोसाइट पता था क्या? नहीं यार, वो एजिनोफिल था, एजिनोफिल पता है, मोनोसाइट पता है। ये तो हो गया प्लेटलेट 45%, ठीक है, 60 to 65 हो गए ये। एजिनोफिल हो गए 2 से 3 और 6 से 8 हो गए मोनोसाइट। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है ना इन्हें। रुक जाओ। तो सबसे पहले प्लेटलेट तो हमारी 40 है ना, तो हमें सबसे पहले पता है सबसे ज़्यादा हमारे पास, तो डिक्रीजिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, सॉरी बड़े से छोटा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, डिक्रीजिंग यानी बड़े से छोटा। सबसे बड़ा कौन है? न्यूट्रोफिल। अरे रुक जा चाची, अरे रुक जा। सबसे बड़ा कौन है? न्यूट्रोफिल सबसे बड़ा है, तो बी सबसे पहले आएगा। ठीक है, बी के बाद आएगा प्लेटलेट, क्योंकि तुमने बताया प्लेटलेट 40 से 65 होती हैं। और उसके बाद एजिनोफिल और मोनोसाइट, तो हमें पता है कि एजिनोफिल तो 2 से 3, मोनोसाइट 6 से 8। अब एरेथ्रोसाइट नहीं पता, एरेथ्रोसाइट कितनी होती हैं? आरबीसी हैं, आरबीसी तो ज़्यादा होती हैं, आरबीसी तो ज़्यादा होती हैं, चेक कर लेते हैं इसे। माई में बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। इरेथ्रोसाइट का नंबर आगे लिखा होगा, देख लो। पहले आ रहा है एरेथ्रोसाइट, फिर आ रहा है प्लेटलेट्स, फिर आ रहा है न्यूट्रोफिल्स तो ज़्यादा होता है यार, फिर आ रहा है एजिनोफिल, फिर आ रहा है मोनोसाइट। ये कैसी टेबल है? ये तो गलत लग रहा है, आंसर ही गलत लग रहा है। लेट्स सी, देखते हैं। एरेथ्रोसाइट होती हैं 5 से 5 मिलियन, मैंने जैसा कहा था कि ज़्यादा होंगी, 5 से 5 मिलियन होंगी एरेथ्रोसाइट हमारे पास। ठीक है, प्लेटलेट कितनी होंगी? प्लेटलेट हमारे पास होंगी 15 से 3 लाख, है ना। अच्छा, एरेथ्रो प्लेटलेट्स
न्यूट्रोफिल, यानी हमने सबसे ऊपर कौन सी रखी है, न्यूट्रोफिल। यानी तुमने वो प्लेटलेट 40% बताई थी ना, वो गलत था, मतलब 40 नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा है। नहीं, पर इनका कॉम्बिनेशन अलग अलग है ना, कोई बात नहीं। होता क्या है, एरिथ्रोसाइट जो है वो 5.5 मिलियन है, तो सबसे ऊपर तो हमारी प्लेटलेट आई। जब भी तो मैं कहूँ इनके ऑप्शन कैसे गलत हो रहे हैं। न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, ये यार ये याद करना पड़ेगा एक बार, जल्दी से रुको, इसे याद करने का ट्रिक देखते हैं। बेसोफिल तो हमें पता ही है, डिक्रीजिंग में लगाना था ना, यानी बड़े से छोटा जाना है हमें। असेंडिंग बोलता तो छोटे से बड़े जाते। तो हमें पता है कि बेसिलोफिल का 0 पॉइंट होता है, एजिनोफिल का पता था, मोनोसाइट का पता था, लिम्फोसाइट का भी पता था, न्यूट्रोफिल का भी पता था। पता क्या नहीं था, अब सबसे ज़्यादा तो आरबीसी होती हैं, याद रखना है बात। यानी इरेथ्रोसाइट सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए तो मैंने बोला इरेथ्रोसाइट है तो सी पहले आएगा, क्योंकि इरेथ्रोसाइट आरबीसी तो ज़्यादा होती हैं। आरबीसी कितनी होती है, 5.5 मिलियन पर मिलीलीटर क्यूब ऑफ ब्लड। तो अब आरबीसी कितनी होती है, 5 से 5 मिलियन। ऑब्वियस सी बात है यार, प्लेटलेट और इनकी डायरेक्ट बात चल रही है तो ये इतने कम तो होंगे नहीं। इनके जो पार्ट्स होते हैं उनमें उनमें परसेंटेज बढ़ती है। तो हमारे अंदर सबसे ज़्यादा क्या होते हैं, हमारे अंदर सबसे पहले होते हैं, सबसे ज़्यादा होते हैं इरेथ्रोसाइट यानी आरबीसी, उससे कम प्लेटलेट। पीलिया कब होता है, पीलिया जब होता है जब 1.5 लाख से प्लेटलेट गिर जाती है। मेरी प्लेटलेट मेरी गिर गई थी 80,000 तक लास्ट गई थी। डेंगू में 80,000 तक लास्ट गई थी मेरी प्लेटलेट। गलत बोल दिया वो, सॉरी, मैं डेंगू पीलिया दोनों हुआ ना, इसलिए कर पीलिया नहीं, डेंगू में प्लेटलेट्स गिर जाती तो मेरी हो गई थी 80,000, और लास्ट मेरी गई थी 70 तक, फिर मेरी रुक गई थी 70 के बाद। तो इसलिए प्लेटलेट कितनी 1.5 लाख चाहिए होती हैं, वरना डेंगू मान लिया जाता है, मतलब जो भी डिजीज़ है वो मान ली जाती है। तो 1.5 लाख तो ये होती हैं, 5 मिलियन ये, 1.5 लाख ये, और डब्ल्यू कम होती हैं 6,000 से 8,000, ये नंबर हमें याद रखना है। तो परफेक्ट ऑर्डर क्या है, अब बिना देखे परफेक्ट ऑर्डर बनाएंगे हम, यहाँ पे बनाएंगे एक परफेक्ट ऑर्डर बनाएंगे हम, हालांकि ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, तो इसको हम हल्का सा यहाँ बनाते हैं। सबसे पहले हमने देखा, क्या देखा हमने, सबसे पहले थी आरबीसी 5.5 मिलियन, उससे कम थी प्लेटलेट 1.5 लाख, ये तो याद रखने वाली बात है, से 3 लाख, ठीक है, प्लेटलेट 3 लाख। फिर देखिए हमने डब्ल्यूबीसी जो मेन है वो होती हैं सबसे पहले 6,000 से 8,000। उसके बाद देखें न्यूट्रोफिल, वो देखें 60 से 65। फिर न्यूट्रोफिल के बाद आते हैं बोन मैरो वाले लिम्फोसाइट, 20 से 25। फिर आ जाते हैं मोनोसाइट 6 से 8। फिर आ जाते हैं एजिनोफिल्स 2 से 3। फिर आ जाते हैं बेजोफिल्स 0.5 से 1, ठीक है। और इसी के साथ चैप्टर लगभग कंप्लीट होने पे है। लास्ट 2 एक क्वेश्चन और करेंगे, क्योंकि 4:30 नहीं बजाने इस चैप्टर में। 12वां क्या है, 12वां है यूनिक नॉर्मल फिजियोलॉजिकली कंडीशन इन ह्यूमन बीइंग, एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर, ये तो पता ही होगा, 5 ml, ये तो वही बात हो गई थी, हाँ। और डीऑक्सीजनेटेड में 4 ml। अच्छा, तुम्हें मैंने ये करा दिया था क्या, डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड, हाँ ब्रीथिंग में करा दिया। रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पे भी है, देख के चली जाना करता। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू कौन सा नहीं है, ब्लड, एडिपोस, कार्टिलेज, न्यूरोगिलिया क्या है, ये है नर्वस टिश्यू। कार्टिलेज, एडिपोस और ब्लड सारे कनेक्टिव ही हैं, कार्टिलेज, एडिपोस, ब्लड और एडिपोस, एरियोलर, ये सारे। न्यूरोगिलिया नर्वस टिश्यू है, देख लो, नर्वस टिश्यू। अरे टिश्यू उसमें हो जाएगा ना, क्वेश्चन लगाते लगाते रटवा दूंगा ना। टिश्यू में कुछ नहीं है भाई, टिश्यू में कुछ नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, इकोसिस्टम में अभी मैंने क्या किया, इकोसिस्टम में मैंने तुम्हें पूरा पिरामिड एक बार में समझाया, वैसे ही मैं तुम्हें टिश्यू के शॉर्ट नोट्स कह रहा था ना, वो हाथों हाथ यहाँ समझा दूंगा। कितनी देर लगती है टिश्यू कराने में, मेरी बात सुनो, टिश्यू में क्या होता है,
पहले जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं उनका काम होता है सीक्रेशन और एब्जॉर्प्शन, तो उनमें सिलिएटेड वाले का काम तो होता है पीसीटी और डक्ट का, सॉरी सिलिएटेड बोल रहा हूँ, वो शुरुआत वाले का सिंपल एपिथेलियम वाले, सिंपल एपिथेलियम का काम तो लाइनिंग होता है, अरे वो कौन सा है, क्यूबॉइडल, हाँ क्यूबॉइडल का काम तो सिंपल होता है, ठीक है, सिंपल दवा। अरे यार कंप्लीट करा दूँगा, मेरा कहने का मतलब ये, अभी जब एनिमल टिश्यू वाला चैप्टर आएगा ना, तो एनिमल टिश्यू में क्वेश्चन लगते लगते ही मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा कि टिश्यू सिस्टम होता क्या है, और रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दूंगा, देख लेना, जैसे मैंने सब में किया है, जैसे मैंने हर किसी में एक्सप्लेन किया है साथ के साथ। आगे बढ़ते हैं, न्यूरोगिलिया हो गया, कितने चैप्टर हैं जिन्होंने मैंने साथ के साथ एक्सप्लेन किया है, न्यूरोगिलिया हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, सिर्फ 2 क्वेश्चन और करने चाहिए हमें इसमें, ग्लाइकोजन ग्लोबुलिन स्टेरॉइड, ग्लाइकोजन इज पॉलीसेकेराइड सबको पता है क्या, ग्लाइकोजन ही हम कल बात कर रहे थे, ग्लाइकोजन क्या होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है, नॉन स्टेरॉइडल होता है, हमने बात की थी इस बारे में, और ग्लू नहीं, वो ऐसे ग्लूकाजन था, वहाँ ग्लूकाजन था, हाँ सॉरी ग्लाइकोजन नहीं था, वो ग्लूकाजन था, पर वो याद आ गया मेरे को। आगे बढ़ते हैं, तो ग्लाइकोजन क्या होता है, ग्लाइकोजन होता है पॉलीसेकेराइड, ग्लाइकोजन क्या होता है पॉलीसेकेराइड, एंड स्टोर प्रोडक्ट इन एनिमल्स, और ग्लोबुलिन्स क्या होते हैं, एंटीबॉडीज होते हैं, नोन एज इम्यूनोग्लोबिन, यानी ग्लोबुलिन को ही क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, क्यों, क्योंकि ये एंटीबॉडी होते हैं, ग्लोबुलिन को ही क्या कहा जाता है, इम्यूनोग्लोबिन, क्योंकि एंटीबॉडी होते हैं। और स्टेरॉइड फॉर्म ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये तो पता ही है, थ्रोम्बिन इज अ बायोकैटलिस्ट विच कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन, तो हमने ग्लोबुलिन की बात कर ली है, ग्लोबुलिन क्या है, इम्यूनोग्लोबिन, और पॉलीसेकेराइड से क्या बन रहा है, ग्लाइकोजन से क्या बन रहा है, पॉलीसेकेराइड, स्टोरेज ऑफ एनिमल फूड। आगे बढ़ते हैं, प्रेजेंस विद AB ब्लड ग्रुप कॉल्ड यूनिवर्सल रिसेप्टर, दिस इज ड्यू टू, उसमें सारे एंटीबॉडी पाए जा रहे हैं इसलिए, देखो इसका जवाब यार आंसर देखो और जाता है, एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B, है ना, ऑन द सरफेस ऑफ RBC, एब्सेंस कैसे होगा, AB तो उसके पास एंटीजन ही तो होते हैं, AB एंटीजन होते हैं, उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती कोई भी, नो एंटीबॉडी, उसके पास नो एंटीबॉडी होती है, इसलिए वो रिसेप्ट किसी का भी कर सकता है। तो अब बात करते हैं एब्सेंट, लेकिन दे किसी को नहीं सकता, ये बात है ना, एंटीबॉडी नहीं है लेकिन दे नहीं सकता, एंटीजन तो है ना उसके पास, तो ये गलत है, एब्सेंस होता है, पहला पॉइंट गलत है। एब्सेंस ऑफ एंटीजन A एंड B इन प्लाज्मा, ये भी गलत है। प्रेजेंस ऑफ एंटी बॉडीज एंटी A एंड B ऑन RBC, नहीं, एंटीबॉडी होगी तो वो दे ही नहीं पाएगा। एब्सेंस ऑफ एंटीबॉडी A एंड B इन प्लाज्मा, हम इसमें प्लाज्मा की बात करते हैं, बात याद रखना, और क्या एब्सेंस होगा एंटीबॉडी A और B इन प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस, ये तो अभी पढ़ा, थ्रोम्बिन, अभी पीछे पढ़ा ना थ्रोम्बिन में फिब्रिन्स, चेक कर लेता हूँ रेनन, पर एक सेकंड में कुछ देखने दो, यहाँ हमने अभी पढ़ा था, थ्रोम्बिन इज बायोकैटलिस्ट विच कन्वर्ट सॉल्युबल फाइब्रिनोजन इनटू इनसॉल्युबल फिब्रिन, यानी थ्रोम्बिन ही क्या बनाता है, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में बनाता है, थ्रोम्बो ही क्या बनाता है, थ्रोम्बिन ही क्या बनाता है, फाइब्रिनोजन को फिब्रिन में कन्वर्ट करता है, इसलिए अगले का आंसर फिब्रिन था, रेन नहीं है इसका आंसर, फिब्रिन ही है। क्या द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फिब्रिनोजेंस टू फिब्रिन्स, फिब्रिन्स कैसे, इनएक्टिव और इनसॉल्युबल को क्या बना दे रहा है, फिब्रिन में कन्वर्ट कर दे रहा है, थ्रोम्बिन। आगे बढ़ते हैं, थ्रोम्बिन भी याद हो गया होगा, थ्रोम्बिन भी याद हो गया होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, मच्छर कितने हैं, एजिनोफिल, एजिनो का तो नहीं पता, पर एक में यार रिस्पॉन्स था जाने काय का, एक रिस्पॉन्स आ रहा था पता नहीं क्या, एजिनोफिल बेसोफिल, ये लास्ट कर रहे हैं हम 2020 का एक क्वेश्चन, लेट्स सी, ऑप्शन डी सी इज करेक्ट, ABCD, ए तो थर्ड है, B 4 है, एजिनोफिल तो हिस्टामिन, अरे एजिनोफिल तो हमने पढ़ा तो था, हिस्टामिन, हेपेरिन और
सेरोटोनिन करेगा। यार थोड़ा पढ़ना चाहिए वरना ये क्वेश्चन सही था, ये तो हमें पता ही था। और बी का था चौथा, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। ग्रेन्यूल्स बेसिनोफिल में हमने पढ़ा था कि ग्रेन्यूल कहीं पढ़ा तो था, ग्रेन्यूलोसाइट सेल्स कहाँ पे होंगे, ये पढ़ा था हमने, बेसोफिल्स में पढ़ा था। हमने गलती की है, क्वेश्चन आ सकता था, हमने बनाया नहीं खुद से, है ना। और न्यूट्रोफिल इम्यून रिस्पॉन्स, वो तो मुझे पता ही था, कोई ना कोई रिस्पॉन्स था न्यूट्रोफिल में। न्यूट्रोफिल सी का नहीं यार, सी का फैगोसाइट, लिम्फोसाइट का होगा। तो फिर लिम्फोसाइट कहाँ पड़ा, अरे हाँ लिम्फोसाइट ही तो इम्यून रिस्पॉन्स करेगी, जब भी तो बोन मैरो भी तो टी हेल्पर सेल बना रही थी इम्यूनिटी के लिए, टी हेल्पर सेल भी तो बनाया। टी हेल्पर सेल पे कौन अटैक करता है, HIV। टी हेल्पर सेल बहुत ज़रूरी है, याद रखना। टी हेल्पर सेल है तो कोई और आंसर तो क्या ही होगा, पर ऐसा मत खड़े आना फिर भी ध्यान से। अब इसको ध्यान से याद करते हैं। एजिनोफिल तो क्या करता है, रिलीज हिस्टामिन, रिलीज ग्रेन्यूल्स कंटेनिंग, नहीं ग्रेन्यूल्स नहीं, ग्रेन्यूल की बात हमने बेसोफिल वाले में करी थी जब हम बेसोफिल पढ़ रहे थे, तो ये रिपीट है ये क्वेश्चन, पर हमने ढंग से नहीं किया। तो एजिनोफिल क्या करता है, एजिनोफिल हिस्टामिन, हेपेरिन और क्या निकालता है, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम निकालता है। बेसोफिल क्या करता है, बेसोफिल रिलीज ग्रेन्यूल कंटेनिंग हिस्टामिन। ग्रेन्यूलोसाइट हमने पढ़ा था ना, ग्रेन्यूलोसाइट्स हमने पढ़ा था बेसोफिल में, कि बेसोफिल में ग्रेन्यूलोसाइट्स रिलीज होते हैं। और हिस्टामिन और हेपेरिन और सेरोटोनिन भी, ये दोनों बातें पढ़ी थी हमने बेसोफिल में। और इजिनोफिल में भी क्या होता है, हिस्टामिन रिलीज होता है और डिस्ट्रक्टिव एंजाइम रिलीज होता है, पर ग्रेन्यूल रिसीव भी होता है। हमें ध्यान क्या लग रहा है, एजिनोफिल और बेसोफिल दोनों में क्या रिलीज हो रहे हैं, दोनों में हिस्टामिन, बस इसमें हमने पढ़ा था हिस्टामिन, हेपेरिन और सेरोटोनिन हमने इसमें पढ़ा था। और हमने पढ़ा था इसमें डिस्ट्रक्टिव एंजाइम हो रहे हैं, डिस्ट्रक्टिव एंजाइम इसके साथ, तो याद रखना है। एजिनोफिल ईडी ने रेड मारी तो क्या डिस्ट्रक्ट हो गए हम, ईडी ने रेड मारी तो डिस्ट्रक्ट हो गए हम, डिस्ट्रैक्ट हो गए हम, या कुछ भी कह लो। तो ईडी ने रेड मारी तो ईडी से एजिनोफिल, डिस्ट्रक्शन किस चीज़ का, डिस्ट्रक्शन एंजाइम का, डिस्ट्रक्शन एंजाइम और रिलीज हिस्टामिन। और बेसोफिल भी क्या करेगा, हिस्टामिन, हेपेरिन और इन सबको रिलीज़ करेगा, ठीक है। और ये कैसे होंगे, ग्रेन्यूलोसाइट की हमने बात कर ली थी कि ये ग्रेन्यूलोसाइट होंगे, बिल्कुल हमने बात की थी बेसोफिल में साफ लिखा था दे आर ग्रेन्यूलोसाइट, जब मैं बताया था उसमें ग्रेन्यूलोसा सेल के बारे में, जो कि हमारी प्राइमरी ग्राफियन फॉलिकल में पाई जाती है, सेकेंडरी में थीका पाया जाता है और टर्शरी में पाया जाता है एंट्रम लाइक, मतलब फ्लूइड फिल्ड। तो अब हम दोबारा इसको करते हैं। एजिनोफिल में तो हो गया हिस्टामिन कंटेनिंग, बेसोफिल में हो गया हिस्टामिन एंड डिस्ट्रक्टिव एंजाइम, न्यूट्रोफिल में हो गया इम्यूनो नहीं, न्यूट्रोफिल्स हो गए फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल क्या करेंगे, फैगोसाइटोसिस। और लिम्फोसाइट है इम्यून रिस्पॉन्स। बोन मैरो में बन रहा है ना, बोन मैरो में इम्यूनिटी की तो चीज़ें बनती हैं, टी हेल्पर सेल वगैरह, तो इम्यून रिस्पॉन्स ये भी हो गया, इम्यून रिस्पॉन्स। आगे बढ़ते हैं, अब हो गया हमारा लास्ट, और तो कुछ नहीं है कुछ काम का, ठीक है भाई। 2020 पे आ गए, अब रिपीट हो रहे हैं ना, आपको दिक्कत नहीं। डिपोलराइजेशन ये तो हमने पढ़ाई है, क्या था, कॉम्प्लेक्स ECG रिप्रेजेंट, ये देख लेते हैं। डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, यानी ECG में क्या पता चलता है, वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन। और वेंट्रिकल का डिपोलराइजेशन क्या होता है, QRS। इसको एक बार रिपीट करेंगे, हर बार क्वेश्चन आ रहा है ये, इसको एक बार रिपीट करेंगे। टी वेव क्या होती है, टी वेव होती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। पी वेव क्या होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। क्यू क्या होता है, बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल। टी वेव का एंड क्या होता है, एंड ऑफ सिस्टोल, और QRS क्या होता है, QRS होता है हमारा वो टी का डीपोलराइजेशन, टी का डीपोलराइजेशन बोल रहा हूँ, वेंट्रिकल का डीपोलराइजेशन। और तो कुछ इसमें है नहीं। अब इसमें काम की बात क्या है, जो QRS है, QRS यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, वो क्या करवा रहा है, वो ECG में मदद कर रहा है। यानी हम इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ेंगे नीचे। द QRX कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंट द डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये हमें पता है, विच इनिशिएट द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जो कि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को शुरू कर देता है। द कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स शॉर्टली आफ्टर Q एंड मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, यानी बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल, एक तो बिगिनिंग ऑफ द सिस्टोल देता है और एक कॉन्ट्रैक्शन को बताता है, कौन, ECG में। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन ढंग से पढ़ेंगे। द QRX कॉम्प्लेक्स
इज स्टैंडर्ड ईसीजी रिप्रेजेंट। अरे इसमें QRX लिखा भी हुआ था क्वेश्चन में, हमने ध्यान नहीं दिया। यानी यहाँ कुछ और भी कर सकता है। देखो ये ECG की बात नहीं चल रही है, चल रहा है QRS कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ T कॉम्प्लेक्स कर देता कि ये पूछा QRX कॉम्प्लेक्स क्या बताता है ECG में, तो QRX कॉम्प्लेक्स बताता है, मतलब ये रीड करना सिखा रहा है रिपोर्ट को कि QRS कॉम्प्लेक्स क्या बताता है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। पूछे V वेव क्या बता, P वेव क्या बताता है, P वेव बताता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। पूछे T वेव क्या बताता है, रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। और पूछे कि ये हो गया, और पूछे कि Q बिगिनिंग ऑफ सिस्टोल बताता है ना। पूछे कि QRS जो पूछ रखा है डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल बताया। बस इतने ही, इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। ऑल द कंपोनेंट ऑफ द नोडल टिश्यू आर ऑर्थोजेनिक। वाई डज द हाँ, नोड वाली कंडीशन याद है, ऐसे नोड है ना, ऐसे नोड से साबाप हाँ साबाप, ऐसे नोड ए से उठा लो, फिर से AV नोड, फिर से AV बंडल के बाद AV नोड के बाद AV बंडल के बाद बंडल ब्रांचेस के बाद प्रोटेनजाइनिक प्रियोजाइनिक करके कुछ था। ऑल द कंपोनेंट ऑफ नोडल टिश्यू एरियो टू एक्साइटेबल। व्हाई डज द ऐसे नोड एक्ट एज द नॉर्मल प्लेस मेकर, ऐसे नोड एज द हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन। ठीक है, ये वाली बात याद रखनी है। डीपोलराइजेशन की हाईएस्ट रेट किस में होती है, ऐसे नोड में, यानी साबप में ऐसे नोड की हाईएस्ट रेट ऑफ डीपोलराइजेशन होती है। इसलिए कंपोनेंट नोडल टिश्यू और एक्साइटेबिलिटी। वाई डज द ऐसे नोड एक्ट एज नॉर्मल पेस मेकर कौन होता है, नॉर्मल